आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। देखते ही देखते बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। बादल ऐसे गरज रहे थे मानो बड़ा तूफान आने वाला हो। मूसलधार बारिश ने पूरे गांव को भिगो दिया और हवा इतनी ठंडी हो गई कि हर किसी के शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। बिजली की चमक से अंधेरे में हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी, जैसे धरती और आकाश आपस में मिलकर कोई रहस्य छुपा रहे हों। लोग अपनी झोपड़ियों में दुबके बैठे थे और बाहर का माहौल डरावना होता जा रहा था। बबलू बेटा, जल्दी से लकड़ी दे दो। इस ठंड में बिल्कुल नहीं रहा जा रहा। बस लकड़ी से आग जलाकर थोड़ी गर्मी मिल जाए तो सुकून मिलेगा। जल्दी कर बेटा। ठीक है अम्मा, ये लीजिए आपकी लकड़ियां, लेकिन अभी पैसे मत दीजिए। जब आपके पास हो तब दे देना। रब तेरा भला करे बेटा, तू हमेशा खुश रहे। धन्यवाद अम्मा, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। अब मैं चलता हूं, और भी जगह लकड़ियां पहुंचानी हैं। अरे मोहन काका, आप कहां हो? मैं आपके लिए लकड़ियां लाया हूं, जल्दी बाहर आ जाइए। बबलू बेटा, आज मुझे ज्यादा लकड़ियां चाहिए। ठंड बहुत बढ़ गई है और मुझे गर्मी के लिए ज्यादा लकड़ियों की जरूरत है। जितनी जल्दी हो सके दे दो। ठीक है काका, ये लीजिए आपकी लकड़ियां। अच्छा बेटा, ये लो इसके पैसे। और सुनो, कल थोड़ी ज्यादा लकड़ियां ले आना। सुना है इस बार बहुत सख्त सर्दी पड़ेगी। हर तरफ कोहरा छा जाएगा और तापमान बहुत नीचे चला जाएगा। इसलिए अभी से लकड़ियां इकट्ठी कर लो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है काका, आप चिंता मत कीजिए, मैं लकड़ियां जरूर ले आऊंगा। सारी लकड़ियां बेचने के बाद बबलू अपने घर की तरफ निकल पड़ा। तभी रास्ते में भयंकर हवाएं चलने लगी। हे रब, अब क्या करूं? हवा बहुत तेज है और मुझे जल्दी घर पहुंचना है। अगर ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाऊंगा। इस मौसम में घर तक पहुंचना भी डरावना लग रहा है। रब से दुआ है कि मैं जल्दी घर पहुंच जाऊं और कोई परेशानी न हो। हे रब, ये अब तक कहाँ रह गए? इतनी तेज हवाएं चल रही हैं और ठंड भी बढ़ गई है। लगता है सर्दी ने अब पूरी तरह अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। आंधी और ठंड मिलकर जैसे अजीब सा माहौल बना रहे हैं। हवा का शोर और ठंड का एहसास दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे हैं, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ बबलू भैया को कि घर जल्दी आ जाओ क्योंकि ठंड का समय है, लेकिन वो मेरी बात सुनते ही नहीं। अगर वो बीमार पड़ गए तो मैं क्या करूँगी? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ज़्यादा देर बाहर मत रहिए, शाम होने से पहले घर आ जाइए, लेकिन आप तो मेरी बात मानते ही नहीं। ठीक कहती हो मीना, बाहर बहुत ठंड है। कल से मैं कोशिश करूंगा कि सुबह जल्दी निकल जाऊं और शाम होने से पहले घर वापस आ जाऊं। इस ठंड में बाहर रहना सच में मुश्किल है, लेकिन काम भी पूरा करना है। तुम अपना ख्याल रखना, गर्म कपड़े पहनना और सुरक्षित रहना। ये ठंड ऐसी है जो हमारी जान तक ले सकती है। हमें पूरी तैयारी करनी होगी और इसके लिए घर में ज़्यादा लकड़ी जमा करनी पड़ेगी। जब तक तैयारी पूरी ना हो, इस ठंड से राहत नहीं मिलेगी। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे पास लकड़ी की कमी नहीं होनी चाहिए और आपको तो लकड़ी बेचनी भी होती है। उस रात बबलू और उसकी बहन मीना खाना खाकर सो गए। पूरे गांव में ठंड का कहर छाया हुआ था। ऐसी भयावह ठंड लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। गांव के लोग अपनी झोपड़ियों में दुबके हुए थे और कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हवा इतनी तेज थी कि जैसे शरीर को चीरती हुई अंदर तक समा रही हो। बबलू और मीना भी कंबल में लेटे थे, लेकिन फिर भी उनके शरीर कांप रहे थे। अगली सुबह मीना, कुछ खाने को दे दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे लकड़ी बेचने जाना है। अगर जल्दी निकल जाऊं तो शाम से पहले ही घर वापस आ जाऊंगा। हाँ भैया, मैं लाती हूँ। ये लीजिए,
जल्दी खा लीजिए और फिर निकल जाइए। अच्छा मीना, अब मैं चलता हूँ। बबलू घर से निकल पड़ा। हे रब, बाहर तो बहुत ठंड है। मैं जल्दी घर से निकल गया हूँ, लेकिन क्या शाम से पहले लौट पाऊंगा? इस ठंड में बाहर रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर भी मजबूरी है। उम्मीद है कि काम जल्दी खत्म हो और मैं गर्मी में घर आकर आराम कर सकूं। आज रामनगर गांव में घना कोहरा छाया हुआ था। चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अरे भाई, लकड़ियाँ लेने जा रहे हो तो सुनो, इस साल बहुत भयंकर ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार ठंड का रूप अलग ही होगा। हाँ भाई, हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। मैंने भी सुना है कि बारिश होने की संभावना है। अगर हमने पहले से तैयारी नहीं की तो मुश्किल हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम हर हालात के लिए तैयार रहें। मौसम का भरोसा तो होता नहीं, लेकिन एहतियात बरतना हमेशा अच्छा होता है। बबलू ने उनकी बात सुनकर कहा, क्या आप सच कह रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मेरा ही काम बंद हो जाएगा। इसलिए मैं अभी जंगल के लिए निकलता हूँ। मुझे वहां से बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करनी है। इतना कहकर बबलू जंगल की ओर निकल गया। जंगल से लकड़ियां काटकर उसने उन्हें रामनगर गांव में जाकर बेच दिया। गांव में धनपाल नाम का भी एक लकड़हारा रहता था, जो जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेचा करता था। धनपाल बहुत ही लालची था। वो गांव वालों को ऊंचे दामों पर लकड़ियां बेचा करता था। धनपाल ने बहुत सारी लकड़ियां जंगल से काटकर अपने घर में इकट्ठा कर ली थीं। क्या जी, आप इतनी सारी लकड़ियां इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? इन्हें बेच क्यों नहीं रहे हैं? भाग्यवान, तुम बस देखते रहो। कुछ ही दिनों में गांव में भयंकर बारिश होने वाली है। उस समय गांव की सारी लकड़ियां गीली हो जाएंगी। बस उस मौके का फायदा हमें उठाना है। मैं लकड़ियां ऊंचे दामों पर बेचूंगा। जी, आप मेरी बात मानिए, ऐसा करना सही नहीं होगा। इस तरह के कदम से न केवल समस्या बढ़ सकती है, बल्कि इसके दूरगामी नतीजे भी गलत हो सकते हैं। हमें हमेशा समझदारी से और सही दिशा में सोचकर ही फैसला लेना चाहिए। भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, तुम बस देखते जाओ। वहीं दूसरी तरफ बबलू गांव में लकड़ियां बेचकर घर आ जाता है। रात का समय था और अंधेरी रात में आकाश में बिजली की कड़क के साथ बारिश शुरू हो गई थी। आसमान में घने बादल फैल गए थे, जैसे वो किसी बड़े तूफान का इशारा कर रहे हों। अचानक तेज बारिश ने सब कुछ भिगो दिया और हवा में ठंडक भर गई। बिजली की चमक से अंधेरे में थोड़ी रोशनी फैलने लगी, जैसे धरती और आसमान का मिलन हो रहा हो। कड़कती बिजली की आवाज से बबलू की आंखें खुल जाती हैं और वो दरवाजे के पास जाकर देखता है। हे रब, ये तो बहुत जोरदार बारिश हो रही है। आज ही गांव के लोग बातें कर रहे थे कि गांव में कड़कड़ाती ठंड पड़ेगी और भयंकर बारिश भी होगी, पर इतनी जल्दी बारिश हो जाएगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अब क्या होगा? जंगल की सारी लकड़ियां तो गीली हो जाएंगी। इससे तो बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये लकड़ियां हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। बबलू भैया, क्या हुआ? क्यों इतना जोर से चिल्ला रहे हो? ये देखो मीना, जोरदार बारिश शुरू हो गई है। हाँ, बहुत तेज बारिश हो रही है। अचानक ऐसी बारिश कैसे हो गई? इतनी तेज बारिश तो कभी नहीं हुई, और हवा भी कितनी तेज चल रही है। चलो, हम अंदर वाले कमरे में चलते हैं। अगर हम यहाँ ज़्यादा देर तक रहे तो ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। अब क्या होगा? जंगल की सारी लकड़ियां तो भीग गई होंगी। हाँ, ये तो है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सुबह तक देखते हैं। अगर ये बारिश बंद हो गई तो हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठंड की ये पहली बारिश है। लकड़ियाँ अगले दिन तक सूख जाएंगी। ऐसा सोचकर दोनों सो जाते हैं। पूरी रात बारिश होती रही। बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुबह तक सुनाई देती रही। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह हुई, लेकिन बारिश अभी भी नहीं रुकी। मीना, देख रही हो, सुबह हो गई, लेकिन बारिश अभी तक बंद नहीं हुई। अगर ये बारिश बंद नहीं हुई तो मैं लकड़ियाँ कैसे बेचूंगा? बारिश रात से हो रही है,
पूरा गांव भीग चुका है। ठंडी हवाएं भी तेजी से चल रही हैं और मौसम कुछ बहुत ही खास सा हो गया है। आओ अंदर वाले कमरे में चलते हैं, वहाँ आग जलाकर बैठते हैं। इससे हमें थोड़ी गर्मी मिलेगी। बारिश की आवाज़ और ठंडी हवा के बीच वे जगह हमें सुकून और आराम देगी। दोनों आग जलाकर बैठ जाते हैं। आग की गर्माहट से कमरा थोड़ा गर्म हुआ, लेकिन बारिश की वजह से ठंड और भी बढ़ चुकी थी। लगातार हो रही बारिश ने गांव वालों को मुश्किल में डाल दिया था। बबलू और मीना दोनों एक दूसरे के और करीब हो जाते हैं ताकि गर्माहट से थोड़ी राहत मिल सके। हे रब, अब हम क्या करेंगे? बस ये आखिरी लकड़ियाँ ही बची थीं और अब तो वे भी ख़त्म हो चुकी हैं। ऊपर से बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। मीना ने रब से दुआ की और रब ने उसकी बात सुन ली। बारिश बंद हो गई। मीना, लगता है रब ने तुम्हारी सुन ली। बारिश भी रुक गई है। हाँ, बारिश तो बंद हो गई, लेकिन लकड़ियाँ तो फिर भी नहीं ला पाएंगे। जंगल की सारी लकड़ियाँ गीली हो चुकी होंगी। वहीं दूसरी तरफ धनपाल को जिस मौके की तलाश थी वो आ चुका था। धनपाल अपनी लकड़ियाँ लेकर गांव की तरफ निकल गया। धनपाल बेटा, लकड़ियां लाए हो? जल्दी से लकड़ियां दे दो, बहुत ठंड है। ये ठंड अब हमें सहन नहीं हो रही। हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगी है। ठंड से बचने का कोई तरीका नहीं दिख रहा। जल्दी से लकड़ियां दे दो, नहीं तो और मुश्किल हो जाएगी। लो चाचा, आपकी लकड़ियां। अच्छा ठीक है बेटा, ये लो इसके पैसे। क्या चाचा, ये तो केवल इतने ही रुपए हैं और लगेंगे। पर बेटा, बबलू तो कम पैसे लेकर ही लकड़ियां दे देता है। काका, आपको तो पता ही है कि कितने दिनों से बारिश हो रही है। जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं और गांव में अभी लकड़ियों की बहुत कमी हो गई है। इस वजह से लकड़ी की कीमत भी बढ़ गई है। अगर आपको लकड़ियां चाहिए तो इसके लिए पूरे रुपए देने होंगे। अभी मेरे पास भी लकड़ियां नहीं थीं। ये तो मैं बाजार से खरीद कर लाया हूं और मुझे ये काफी महंगी मिली है। अभी तो मेरे पास बस इतने ही रुपए हैं, बाकी का पैसा अगले दिन ही ले जाना। नहीं चाचा, मैं ये बाजार से खरीद कर लाया हूं। मैं इसे उधार नहीं दे सकता। अगर लकड़ियां चाहिए तो इसके पूरे पैसे देने होंगे। ठीक है चाचा, जब आपके पास पैसे होंगे तब आप लकड़ियां ले लेना। अभी मैं लकड़ियां नहीं दे सकता। इतना कहकर धनपाल वहां से चला जाता है और धनपाल पूरे गांव में लकड़ियां ऊंचे दामों में बेचता है और उसे लकड़ियां बेचकर काफी अच्छी कमाई हो जाती है। गांव वाले भी धनपाल से लकड़ियां खरीदने के लिए मजबूर हो गए। भैया, अगर कल तक कुछ इंतजाम नहीं हुआ तो हम भूखे रह जाएंगे। अब ये आखिरी दाल चावल भी खत्म होने वाला है। बहन, घबराओ मत। रब हमेशा भले लोगों की मदद करते हैं। कुछ न कुछ जरूर होगा। लेकिन भैया, सिर्फ भरोसे से तो पेट नहीं भरता। ठंड भी बहुत बढ़ती जा रही है। लकड़ी नहीं होगी तो आग कैसे जलाएंगे? हम दोनों बीमार पड़ जाएंगे। सही कहती हो, पर शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। चलो, जो थोड़ा सा बचा है वही पका लेते हैं। शायद रब हमारी पुकार सुन ले। दोनों ने दाल चावल पकाया और मिट्टी के दिए की हल्की लौ में बैठकर खाने लगे। तभी अचानक झोपड़ी की खिड़की पर हल्की सी फड़फड़ाहट की आवाज आई। भैया सुनिए, कोई खिड़की पर है। बबलू धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक छोटी सी चिड़िया अंदर आ गई। उसके पंख भीगे हुए थे, शरीर कांप रहा था और उसकी चहचहाहट में दर्द साफ झलक रहा था। चू चू, मैं बहुत भूखी हूँ। कई दिनों से पेट में दाना तक नहीं गया। ठंड ने मुझे थका दिया है। अगर थोड़ी सी रोटी या दाना मिल जाए तो मैं बच सकती हूँ, वरना आज की रात शायद मेरी आखिरी रात होगी। भैया, बेचारी चिड़िया कितनी मजबूर है, लेकिन हमारे पास तो खुद भी बहुत कम खाना बचा है। अगर हम इसे दे देंगे तो कल हमारा क्या होगा? मीना, भूखे को खिलाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हो सकता है रब ने ही इसे हमारी परीक्षा लेने के लिए भेजा हो। जो थोड़ा सा हमारे पास है वही बांट देते हैं। रब हमारी मदद करेंगे। ठीक है भैया, आप सही कहते हो। चलो इसे खिलाते हैं।
दोनों ने अपना हिस्सा चिड़िया के सामने रख दिया। चिड़िया कांपते पंखों से धीरे धीरे खाना चुगने लगी। जैसे जैसे उसके पेट में दाने जाते, उसके चेहरे पर चमक लौटने लगी। कुछ देर बाद चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और बोली, बबलू, मीना, तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है। तुमने खुद भूखे रहकर भी मुझे खिलाया। मैं तुम्हारी इस नेकी को हमेशा याद रखूंगी। तुम्हारे घर से अब कभी भूख और ठंड नहीं आएगी। इतना कहकर चिड़िया ने अपनी चोंच से छोटे छोटे चमकते बीज गिराए। भैया, ये क्या है? छोटे से बीज चमक रहे हैं। ये साधारण बीज नहीं है। इन्हें अपने आंगन में बो देना। कल सुबह इसका कमाल देखना। तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। लेकिन चिड़िया रानी, ये बीज ऐसा क्या करेंगे? ये तुम्हारी दया का फल है। नेक इंसानों को रब कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। बस भरोसा रखो। इतना कहकर चिड़िया फड़फड़ाती हुई आसमान में उड़ गई और ठंडी धुंध में गुम हो गई। बबलू और मीना देर तक उस जगह को देखते रहे। फिर उन बीजों को आंगन की मिट्टी में बो दिया। रात भर ठंडी हवाएं चलती रहीं। मीना को नींद नहीं आई। वो बार बार सोचती, क्या सचमुच ये बीज कुछ चमत्कार करेंगे या ये सब सपना था? सुबह सूरज की पहली किरणें पड़ीं तो मीना सबसे पहले आंगन में दौड़ी और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां रात को बीज बोए गए थे, वहां अब एक विशाल हरा भरा पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाओं पर ढेरों सूखी लकड़ियां लटक रही थीं, जैसे किसी ने खास तौर पर सर्दी के लिए उन्हें तैयार करके रखा हो। भैया, जल्दी आओ, देखो तो हमारे आंगन में जादू हो गया है। ये तो सचमुच चमत्कार है। ये वही बीज हैं जो चिड़िया रानी ने दिए थे। अब हमारे पास जलाने और बेचने के लिए हमेशा लकड़ियां रहेंगी। रब ने हमारी सुन ली। दोनों भाई बहन ने पेड़ से लकड़ियां काटी और बबलू उन्हें बेचने के लिए रामनगर गांव में ले गया। सबसे पहले वो काका के घर पहुंचा। काका ठंड से कांप रहे थे। उनके पास जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं थी। काका, देखिए, मैं आपके लिए लकड़ियां लाया हूं। अरे बेटा, तुमने तो मेरी जान बचा ली। मैं कई दिनों से ठंड में परेशान था। धनपाल से मांगी थी लेकिन उसने मुंह फेर लिया। कहने लगा लकड़ी नहीं है। काका, अब चिंता मत कीजिए। मैं रोज आपके लिए लकड़ियां लाऊंगा। ये मेरा वादा है। रब तुम्हें सुखी रखे। तुम्हारे जैसा बेटा हर किसी को मिले। लेकिन दूर खड़ा धनपाल ये सब देख रहा था। उसके दिल में ईर्ष्या और लालच उमड़ने लगा। वो सोचने लगा, आखिर बबलू के पास इतनी लकड़ियां आई कहां से? जंगल तो भीगा हुआ है, सब पेड़ गीले हैं। जरूर कोई राज है। अगर मैं ये राज पता कर लूं तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। वो चुपचाप बबलू का पीछा करने लगा। रात को जब बबलू और मीना सो गए तो धनपाल चोरी छिपे उनके आंगन में आया। उसने देखा, ओह, तो ये पेड़ है लकड़ियों का जादुई खजाना। अगर ये पेड़ मेरे पास चला जाए तो मैं पूरे गांव पर राज करूंगा। उसने पेड़ को काटा और लकड़ियां अपने घर ले गया। सुबह होते ही उसने सोचा, अब मैं काका और गांव वालों को लकड़ियां बेचूंगा। सब मेरे पास आएंगे। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पेड़ पूरी तरह सूखा और राख में बदल चुका था। लकड़ियां हाथ लगाते ही धूल बनकर उड़ने लगीं। तभी आसमान से वही चिड़िया आकर बोली, धनपाल, ये पेड़ लालचियों के लिए नहीं है। ये सिर्फ नेक दिल लोगों के लिए है जो दूसरों की मदद करते हैं। तुमने स्वार्थ के लिए चोरी की, इसलिए ये पेड़ तुम्हें कुछ नहीं देगा। धनपाल ने शर्म से सिर झुका लिया। उधर बबलू और मीना का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। वो हमेशा लकड़ियां देता रहा। बबलू रोज काका और गांव वालों की मदद करता और अपना घर भी चलाता। धीरे धीरे रामनगर में सबको समझ आ गया कि असली सुख बांटने में है, लालच करने में नहीं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है, जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं,
तो हमारे साथ भी ज़रूर अच्छा ही होता है। इसीलिए दोस्तों, बुरे काम ना करके केवल अच्छे काम ही करें। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।